सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी है, 10 साल से अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहा है। उसकी फाइल बस आगे ही नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि आरक्षण के नियमों पर इतना ज्यादा भ्रम है कि पूरा सिस्टम ही कह सकते हैं जाम हो गया है। और ये किसी एक ही की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये देश भर के हजारों कर्मचारियों के रुके हुए करियर की कहानी है। सवाल बस एक था, पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराने के लिए आखिर किस तरह का डेटा चाहिए। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2022 के उसी जरूरी फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने इस सवाल का कह सकते हैं एक जवाब दिया। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। हाँ, ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक दशक से जो प्रशासनिक लकवा चला आ रहा था, ये उसका इलाज है। तो ये कंफ्यूजन ये शुरू कहाँ से हुआ? मुझे याद है पहले इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। बिल्कुल। फिर संसद ने संविधान बदलकर इसकी इजाजत दे दी। हाँ, संसद ने अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़कर इजाजत तो दे दी, लेकिन 2006 में एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगा दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आरक्षण दीजिए, लेकिन पहले आपको मात्रात्मक डेटा, मतलब ठोस आंकड़े दिखाकर ये साबित करना होगा कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व वाकई में कम है। और बस इसी डेटा शब्द ने सब कुछ उलझा दिया। हाँ, इसी ने। समझ गया। तो डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए, इसी पर सारी बहस आकर अटक गई। तो इस बार अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? ये डेटा का मामला सुलझा या नहीं? सुलझ गया, और बहुत ही दिलचस्प तरीके से। मुख्य सवाल ये था कि जब हम प्रतिनिधित्व की कमी को मापेंगे तो क्या हमें पूरे विभाग यानी ग्रुप को एक साथ देखना चाहिए? ओके। या फिर सिर्फ उस खास पद यानी कैडर को देखना चाहिए जहां प्रमोशन होना है? अच्छा, तो ये इतना बड़ा फर्क है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ग्रुप ए में कितने लोग हैं, ये देख लो, बात खत्म। पर अब समझ आ रहा है कि असली खेल तो कैडर के लेवल पर है। सही पकड़ा आपने। अदालत ने भी यही कहा। उन्होंने साफ कर दिया कि डेटा की इकाई कैडर होगी, ग्रुप नहीं। तो इसे आसान भाषा में कैसे समझें? कैडर और ग्रुप में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, ग्रुप एक बड़ी छतरी है, जैसे ग्रुप ए अधिकारी, लेकिन कैडर एक खास कुर्सी है, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत ने एक तरह से एक्सरे विजन दे दिया है। अब आप पूरी बिल्डिंग को देखकर नहीं कह सकते हैं कि सब ठीक है। आपको हर एक फ्लोर, हर एक कमरे, मतलब हर कैडर में जाकर देखना होगा कि असली हालत क्या है। पहले तो असमानता वो ऊपरी तौर पर छिपाई जा सकती थी, अब नहीं। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। अदालत का तर्क यही था कि पूरे ग्रुप का डेटा देखने से असमानता छिप जाती है। हो सकता है कि निचले पदों पर SC/ST कर्मचारी भरे हो। हाँ, तो कुल आंकड़ा तो ठीक लगेगा। बिल्कुल, लेकिन डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर जैसे शीर्ष पदों पर शायद एक भी न हो। इसलिए प्रतिनिधित्व की कमी को उसी कैडर में मापना होगा। तो इसी वजह से कोर्ट ने बीके पवित्रा 2 वाले फैसले को भी पलट दिया होगा। जहां तक मुझे याद है, उसमें सैंपलिंग जैसे शॉर्टकट को मंजूरी दी थी। बिल्कुल, पवित्रा 2 मामले में कहा गया था कि आप एक सैंपल लेकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जर्नैल सिंह मामले में कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। कोई अंदाजा नहीं? कोई अंदाजा नहीं। हमें सटीक गणितीय डेटा चाहिए, और वो भी पूरे कैडर का। इस फैसले में एक और मानवीय पहलू था। उन लोगों का क्या हुआ जिनका प्रमोशन इस फैसले से पहले ही पुराने नियमों के हिसाब से हो चुका था? क्या उनकी नौकरी चली गई? ये एक बहुत जरूरी सवाल था, और यहाँ अदालत ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का इस्तेमाल किया। जिसका मतलब है कि ये सख्त नियम ये भविष्य में लागू होंगे, अतीत में नहीं। इससे 2006 के नागराज फैसले से पहले पदोन्नत हुए हजारों कर्मचारियों की नौकरी बच गई। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात होगी। कल्पना कीजिए, जो लोग 10-15 साल से पद पर काम कर रहे थे और अचानक उन्हें कहा जाता कि आपकी पदोन्नति अवैध थी। ये हजारों परिवारों के लिए एक बड़ा संकट बन जाता। तो आखिर में इस सब का एक आम सरकारी कर्मचारी और एक वकील के लिए क्या मतलब निकलता है? What's the bottom line? देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए सीधा मतलब है, अब आपकी पदोन्नति इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके विभाग के पास आपके खास कैडर के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का ठोस डेटा है या नहीं। पूरे विभाग का औसत आंकड़ा अब काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। और वकीलों के लिए उनकी दलीलें आप कैसे बदलेंगी? उनके लिए वो जो पूरी सर्विस में प्रतिनिधित्व या बीके पवित्रा 2 के आधार पर दी गई दलीलें थीं, वो अब कह सकते हैं बेकार हो गई हैं। अब सारी बहस कैडर के सटीक आंकड़ों पर होगी,
फैसले का सार ये है कि अदालत ने निष्पक्षता के लिए अंदाजों और सामान्यीकरण को खारिज कर दिया है और ठोस सटीक डेटा को चुना है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये जो हर एक केडर के लिए डेटा इकट्ठा करने की सख्त शर्त है, ये राज्यों के लिए आरक्षण लागू करना बहुत मुश्किल बना देती है, या फिर यही वो एकमात्र निष्पक्ष तरीका है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि प्रतिनिधित्व का लाभ सही जगह पहुंच रहा है?